शहरी बहन ने उजाड़ा गांव की ननंद का घर। रमेश हॉल में बैठा हुआ फोन पर बातें करते हुए। कैसी हो माँ? बहुत दिनों से आपका फोन नहीं आया। सब ठीक तो है ना गांव में? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ बेटा। तेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तेरी बहन नीता की शादी तय हो गई है और अगले ही हफ्ते शादी है। तुम दोनों जल्दी आना। अरे वाह माँ, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। नीता की शादी इतनी जल्दी तय हो गई? सब कुछ बहुत जल्दी में तय हुआ है बेटा। तुम दोनों जल्दी से गांव पहुंच जाओ, बहुत सारे काम संभालने हैं। हाँ हाँ माँ, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम दोनों समय पर गांव पहुंच जाएंगे। रमेश फोन रखकर मुस्कुराते हुए डाइनिंग हॉल में आता है, नैना हाथ में प्लेट लिए टेबल पर खाना लगाते हुए। क्या हुआ? फोन पर माँ जी क्या कह रही थी? कुछ खास बात है क्या? हाँ नैना, बहुत बड़ी खुशखबरी है। माँ बता रही थी कि अगले हफ्ते नीता की शादी तय हो गई है। तुम चलने की तैयारी कर लो। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। नीता मेरी इकलौती ननंद है। मुझे तो समय से बहुत पहले पहुंचना ही पड़ेगा। कुछ दिनों की भाग दौड़ के बाद दोनों अपना सामान बांधकर गांव के पुराने घर पहुंच जाते हैं। घर के आंगन में आकर वो अपनी माँ और पिता के पांव छूते हैं। तभी नीता भैया भाभी को देखते ही दौड़कर आती है और सीधे नैना के गले लग जाती है। भाभी, भैया, आप लोग आ गए। मैं कब से आप लोगों का इंतजार कर रही थी। हाँ नीता, तेरी शादी की तैयारी हो और हम लेट हो जाए, ऐसा भला कैसे हो सकता है? वैसे नीता, तेरा रूप तो बड़ा निखर रहा है। चेहरे पर अलग ही चमक है। हल्दी चंदन का कमाल लग रहा है। हाँ भाभी, माँ ने सुबह से हल्दी और चंदन का उपटन लगाना शुरू करवा दिया है, इसलिए निखार आ रहा है। सभी लोग हॉल में बैठ जाते हैं। नीता उनको नाश्ता करवाती है। उसके बाद सभी एक दूसरे से बातें करते हैं। वैसे ये तो बताओ कि हमारे नंदोई जी क्या काम करते हैं? जरूर कोई जॉब या बिजनेस होगा ना? नहीं बेटा, वो गांव में ही रहते हैं। उनके गांव में ही अपनी खेती बाड़ी है। दामाद जी भी अपने माता पिता के साथ खेती बाड़ी ही संभालते हैं। माँ जी, आपने नीता का रिश्ता किसी खेती करने वाले से तय कर दिया? हाँ बेटा, लड़का बहुत अच्छा और शरीफ खानदान का है। गांव में उनकी बहुत इज्जत है, अच्छे लोग हैं। अच्छा माँ जी, ठीक है। वैसे नीता, तू बिल्कुल चिंता मत कर। मैं तो तुझे अपने हाथों से दुल्हन की तरह तैयार करूंगी। ये सुनकर नीता खुश हो जाती है। शादी का दिन आता है और घर में ढोलक की गूंज सुनाई देती है। नीता तैयार होकर बैठी होती है और बाहर बारात का आगमन होता है। बारात के दरवाजे पर पहुंचते ही लोग दूल्हे को देखने लगते हैं। यार नीता, तेरे पति को देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि वो गांव में रहते हैं। वो तो बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। भाभी, उन्होंने बाहर रहकर पढ़ाई की है ना, इसलिए वो इतने स्मार्ट और अलग लगते हैं। हाँ सही कहा। वैसे मेरी ननंद भी कुछ कम स्मार्ट थोड़ी है, वो भी तो इतनी सुंदर है। नीता ये सुनकर शर्मा जाती है। शादी की सभी रस्में धूमधाम से पूरी हो जाती और नीता विदा होकर चली जाती है। शादी को 3 दिन बीत जाते हैं। आज रमेश और नैना अपने सास ससुर के साथ घर में बैठकर बात करते हुए। माँ जी, अब नीता की शादी हो गई है। अब आप लोग यहाँ अकेले गांव में क्या करेंगे? चलिए हमारे साथ शहर। बेटा, खेतों की देखभाल भी तो करनी है। हम गांव छोड़कर कैसे चले जाएं? पिताजी, मैंने गांव के दूसरे लोगों से बात कर ली है। वे खेतों की देखभाल कर लेंगे। अब आप हमारे साथ शहर चलिए। हाँ पिताजी, रमेश सही कह रहे हैं। अब हम आपको यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते। इनकी नौकरी की वजह से हमें शहर में रहना पड़ता है, लेकिन अब आप हमारे साथ ही शहर चलिए। आपकी एक भी नहीं सुनेंगे, बस तैयारी कीजिए। रमेश, नैना, सुमित्रा और गगन शहर आकर साथ रहने लगते हैं। कुछ दिन शांति से बीतते हैं। फिर एक दिन घर की सफाई करते समय नैना के पास उसकी छोटी बहन शिल्पा का फोन आता है। नैना उससे बात करती है। हेलो शिल्पा, कैसी है तू? अरे दीदी, क्या बात है? तुमने बहुत दिनों से फोन नहीं किया। तुम मुझे भूल गए क्या? तू मेरी इकलौती बहन है शिल्पा। मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुझसे ही करती हूँ, फिर मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ? हाँ दीदी, मुझे पता है कि बचपन से माँ नहीं है और आपने ही मुझे माँ बनकर पाला है, तो आपसे ज्यादा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। हाँ, बस मैं यहाँ के कामों में बिजी थी, इसलिए तुझसे मिलने नहीं आ पाई। कोई बात नहीं दीदी, मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। कॉलेज की छुट्टियाँ हो गई है और मैं पूरी छुट्टियाँ आपके पास रहूंगी। इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। तू कब आ रही है? बस कल शाम को आ रही हूँ और फिर हमेशा की तरह आपको जी भर कर परेशान करूंगी। शिल्पा नैना से काफी देर तक बात करती है। फोन रखने के बाद नैना हॉल में आकर अपनी सास सुमित्रा से। माँ जी, शिल्पा का फोन आया था। कल शाम को मेरी बहन शिल्पा यहाँ रहने आ रही है।
अरे ये तो बहुत अच्छी बात है नैना बेटा। वैसे आज शाम को तेरी ननद नीता और उसका पति भी गांव से आ रहे हैं। गांव से? अच्छा अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। पर अचानक कोई खास काम? अब दरअसल आजकल गांव में सूखा पड़ा है, खेतों में आमदनी नहीं है। तेरा नंदोई पढ़ा लिखा है, वो जॉब की तलाश में आ रहा है। मैंने कह दिया कि जब तक जॉब ना मिले यही रह लो। अच्छा माँ जी, बहुत अच्छी बात है। मैं शाम के खाने की तैयारी अभी से कर लेती हूँ। ननद जी आ रही है तो कुछ अच्छा बनाऊंगी। ऐसा कहकर नैना रसोई में जाकर खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। शाम का समय हो जाता है। नीता और नीलेश घर पहुंचकर आते ही भैया भाभी के पैर छूते हैं। नैना उनके लिए चाय पानी और नाश्ता लाती है। नाश्ता करते हुए नीलेश, भैया मैं शहर में कोई अच्छी नौकरी देखना चाहता हूँ ताकि अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। हाँ नीलेश, ठीक है, कल तुम अपना रिज्यूम वगैरह शहर की कंपनियों में डाल देना, अच्छी जॉब मिल जाएगी। जी भैया, मैं कल से ही शुरू कर दूंगा। नैना नीता को ध्यान से देखती है। उसके कपड़े और बेजान त्वचा देखकर नैना मन ही मन, हे भगवान, इसकी स्किन कितनी टैन हो गई है और इसने किस तरह के बेढंगे कपड़े पहन रखे हैं। थोड़ी देर बाद नैना रसोई में जाती है और खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर सभी को परोस देती है। खाना खाने के बाद रात के समय छत पर नीता अकेले टहल रही थी। तभी नैना वहां आकर नीता से बात करते हुए, क्या बात है नीता, तुम उदास क्यों हो? बस यही टेंशन है भाभी कि इनको नौकरी मिल जाती तो हमारा अच्छा हो जाता। हम कब तक यहाँ आप पर बोझ बने रहेंगे? तुम्हारा अपना घर है, जब तक चाहो तब तक रहो। वैसे एक बात बोलूं, टेंशन में अपनी स्किन खराब नहीं होने देनी चाहिए। तुम्हारी स्किन कितनी टैन हो गई है। हाँ भाभी, जब गांव में सूखा पड़ा तो मैं भी खेतों में काम करने जाती थी, इस वजह से अपनी स्किन पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, अब शहर आ गई हो तो उपटन वगैरह लगाना शुरू कर दो। अब एक बार पति की नौकरी लग जाए और टेंशन खत्म हो जाए, फिर मैं अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करूंगी। ठीक है, अब चलो नीचे चलते हैं, रात हो गई है, सो जाते हैं। दोनों नीचे आती है। नीता अपने कमरे में नीलेश के पास जाती है, जो कागजात देख रहा था। आप चिंता मत कीजिए, भैया भाभी की मदद से आपको जल्दी ही नौकरी मिल जाएगी। तुम कितनी परेशान हो रही हो नीता मेरे कारण? अगर तुम्हारी जगह कोई और होती तो शायद मेरा साथ छोड़ देती। मैंने तो यही सीखा है कि पति परमेश्वर की तरह होता है और मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ सकती। नीलेश कविता की बात सुनकर उसे गले लगा लेता है। अगली सुबह नीलेश तैयार होकर हॉल में आता है और सोफे पर बैठे रमेश से, भैया मैं आज इंटरव्यू देने के लिए निकल रहा हूँ। ठीक है, तुम निकलो, मैं लंच टाइम पर ऑफिस से छुट्टी ले लूंगा और हम दोनों साथ में तुम्हारे लिए जॉब तलाश करेंगे। नीलेश घर से निकलता है। उधर दोपहर के समय शिल्पा बस स्टैंड पर उतरकर भारी लगेज घसीट कर लाते हुए, ओहो, इतना भारी लगेज है और दीदी का फोन भी नहीं लग रहा। वो मुझे लेने आ जाती तो मुझे आसानी होती। शिल्पा की ड्रेस उसके लगेज में फंस जाता है और वह उसे जोर से खींचती है। इतने में सामने से नीलेश मोबाइल देखते हुए आ रहा था। दोनों में आपस में टक्कर हो जाती है। नीलेश तुरंत शिल्पा को गिरने में संभालते हुए, ठीक तो हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ, शुक्रिया आपका। वैसे ब्यूटीफुल लेडी, आप जैसी खूबसूरत लड़की तो इस तरह गिरना शोभा नहीं देता ना। आपका बहुत धन्यवाद। ठीक है, अच्छा मैं चलता हूँ। नीलेश वहां से चला जाता है। शिल्पा उसे जाते हुए देखती रह जाती है और उस पे मोहित होते हुए, वाह यार, क्या लड़का था, क्या आवाज थी उसकी और क्या अंदाज था। मुझे तो लगता है कि जरूर दीदी का देवर ही होगा। तभी नैना बाहर आकर शिल्पा को देखते हुए, अरे शिल्पा, क्या हुआ, क्या देख रही है तू? ला, मैं तेरा ट्रॉली बैग ले लेती हूँ, चल अंदर चलते हैं। हाँ दीदी, वैसे भी तुम मुझे बस स्टैंड पर लेने नहीं आई। अरे मुझे पता ही नहीं था तेरी बस का, और फिर मैं तुझे फोन लगा रही थी, फोन लगा ही नहीं। चल अब जल्दी अंदर आ। दोनों घर के अंदर आती हैं। शिल्पा सुमित्रा और गगन के पैर छूती है। तभी नैना शिल्पा से, तू थक कर आई होगी, आराम कर ले, मैं तेरे लिए तेरे फेवरेट स्मूदी बना देती हूँ। दीदी रुकना, मैं भी तेरे साथ किचन में आती हूँ, हम पहले की तरह खूब सारी बातें करेंगे। हाँ हाँ, जी भर के बातें कर लेना। दोनों रसोई में जाती हैं। नैना कुछ फ्रूट निकालकर उन्हें मिक्सर में डालकर शिल्पा के लिए स्मूदी बनाने लगती है। तब शिल्पा स्टैंड पर बैठते हुए, दीदी अब यहाँ आ गई हूँ तो पूरा आराम करूंगी। देख दीदी, मैं घर का काम नहीं करूंगी। तुझे तो पता है ना कि हमेशा सारा काम तू ही करती आई है और मुझे घर का काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ तो कुछ मत करना, मैं संभाल लूंगी। वैसे भी मैं अपनी छोटी बहन से काम थोड़ी करवाऊंगी, आखिर तेरी बहन होने के साथ साथ तेरी माँ भी हूँ मैं।
इतने में नीता अपने कमरे से बाहर हॉल में आकर सुमित्रा से, कौन आया है माँ? किसकी आवाज आ रही है? अरे बेटा, नैना की बहन आई है। जाकर किचन में नैना की मदद करा दे थोड़ी। नीता किचन में जाती और मुस्कुराकर नीता से, भाभी आप लोग बैठो, मैं बना देती हूँ स्मूदी। अरे रहने दे नीता, वैसे तू भी तो शिल्पा की ही तरह मेहमान है, इसीलिए तू आराम कर, मैं कर लूंगी। नहीं नहीं भाभी, इसमें मेहमान वाली क्या बात है, और वैसे भी मुझे काम करने की आदत है। आप अपनी बहन के साथ बैठो, मैं कर लेती हूँ। नीता नाश्ता बनाने लगती और नैना शिल्पा को लेकर अपने कमरे में चली जाती। कमरे में जाते ही शिल्पा नैना से, दीदी ये कौन थी, इतनी देहाती और इतनी टैन स्किन वाली? अरे ये मेरी ननंद है, गांव में रहती है ना, खेतों में काम करना पड़ता था, इसलिए उसे इतनी टैनिंग हो गई है। अच्छा वैसे दीदी एक बात बता, तूने अपने इतने हैंडसम देवर को कहाँ छुपा रखा था? कितना स्मार्ट और डैशिंग है वो। देवर? तो किसकी बात कर रही है नैना? मेरा तो कोई देवर नहीं है। वही जो मुझे बाहर रास्ते में मिला था और जिसने मुझे गिरने से बचाया। अच्छा वो? अरे चुप कर, वो मेरा देवर नहीं, वो मेरा नंदोई है, नैना का पति है, जॉब की तलाश में शहर आया हुआ है। नंदोई? इतना स्मार्ट? लेकिन उसने इस देहाती लड़की से शादी क्यों की? चुप रह शिल्पा, हमें उससे क्या लेना देना। वैसे ननन जी भी हमेशा से ऐसी टैन नहीं थी, लेकिन जाने दे, पुरानी बातें मत निकाल। इतने में नीता ट्रे में स्मूदी और पकौड़े लेकर कमरे में आते हुए, ये लीजिए, मैं आप लोगों के लिए नाश्ता बनाकर लाई हूँ, खा लीजिए। थैंक यू नीता, वैसे आओ तुम भी हमारे साथ बैठकर नाश्ता करो। नहीं नहीं भाभी, आप लोग बैठकर नाश्ता कीजिए, मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जरा जाकर कपड़े धो लेती हूँ। नीता नाश्ता देकर चली जाती है। शिल्पा और नैना नाश्ता करने लगते हैं। रात के समय सब लोग हॉल में बैठे होते हैं। नीलेश घर लौटता है, वह शिल्पा को देखकर चौंकते हुए, अरे आप यहाँ? जी ये मेरी बहन का ससुराल है। अरे नंदोई जी, इनसे मिलिए, ये मेरी छोटी बहन शिल्पा है। वैसे क्या आप लोग पहले भी मिल चुके हैं? हाँ दीदी, तुझे पता है जब मैं सुबह अपनी ट्रॉली बैग खींचते हुए आ रही थी तो अचानक मेरे कपड़े उसी ट्रॉली में फंस गए, मैं गिरने ही वाली थी, तभी किसी फिल्मी हीरो की तरह इन्होंने मुझे संभाल लिया था। अच्छा चलो चलो, अच्छी बात है, आप दोनों की मुलाकात हो गई। वैसे ये गांव से यहाँ नौकरी की तलाश में आए हैं और सुबह भी इंटरव्यू के लिए ही गए थे। वैसे बेटा नौकरी का क्या हुआ, कहीं मिली? नहीं माँ जी, मैंने रिज्यूमे तो डाल दिया है पर अभी नौकरी नहीं मिली है। कोई बात नहीं बेटा, मिल जाएगी। और कौन सा तुम किसी दूसरे के घर में हो तुम्हारा अपना ही घर है, आराम से जितने दिन चाहो उतने दिन रहो। गगन की बातें सुनकर नीलेश को तसल्ली मिलती है। नैना भी बातें करने के बाद रसोई में खाना बनाने चली जाती है। नीता भी पीछे से आकर अपनी भाभी की मदद करवाती है। सभी लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं और अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। अगले दिन सुबह सभी लोग हॉल में बैठकर चाय पी रहे होते हैं। शिल्पा सज धज कर बाहर आती है। दीदी मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, मैं मॉल जा रही हूँ, कुछ मेकअप और कपड़े खरीदने हैं। ठीक है शिल्पा, ध्यान से जाना तुम। शिल्पा चली जाती है। उसके जाते ही नीलेश नीता से, नीता मुझे भी शहर में कुछ जगह इंटरव्यू देने के लिए जाना है, मैं भी निकल रहा हूँ। नीलेश घर से निकलता है पर वह कंपनियों में जाने के बजाय सीधे उसी शॉपिंग मॉल में जाता है जहां शिल्पा गई थी। शॉपिंग मॉल पहुंचकर इधर उधर देखते हुए नीलेश अपने आप से, शिल्पा ने कहा था कि वो इसी मॉल में आ रही है, जरा ढूंढता हूं कहां है। मॉल के कॉस्मेटिक सेक्शन में नीलेश को शिल्पा लिपस्टिक चुनते हुए दिखाई देती है। नीलेश मुस्कुराते हुए उसके पास आकर, हेलो शिल्पा हो गई आपकी शॉपिंग? यदि आपको मेरी मदद चाहिए तो मैं कर देता हूँ। ओह हाय, आप यहाँ कैसे? आप तो अपनी जॉब की तलाश में आए हुए थे ना? हाँ, पास में इंटरव्यू देने आया था, तो सोचा कि आप यहाँ आ रही हैं तो मिल लूं और पूछ लूं कि आपको मेरी मदद की जरूरत तो नहीं। अच्छा किया जो आप चले आए, वैसे भी मैं अकेले शॉपिंग करके बोर हो रही थी, चलो साथ में शॉपिंग करते हैं, मुझे कुछ लिपस्टिक पसंद करवाओ। शिल्पा एक शेड उठाकर अपने हाथों पर लगाती है और नीलेश से पूछते हुए, बताइए ये कलर मेरी लिप्स पर कैसा लगेगा, सुंदर है ना? ये रंग आपकी स्किन पर अच्छा लगेगा, लेकिन आप रेड की जगह यह पिंक लीजिए। आप जैसी खूबसूरत लड़की पर पिंक लिपस्टिक ऐसी लगेगी जैसे दूध में हल्का सा गुलाब का फूल मिक्स कर दिया गया हो। आप बहुत खूबसूरत बातें करते हैं नीलेश जी। मैं तो सिर्फ बातें करता हूँ, आप तो खुद बहुत खूबसूरत हैं। अच्छा चलिए बाहर चलते हैं और बैठकर कुछ खाते पीते हैं। दोनों मॉल के एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और आइसक्रीम ऑर्डर करते हैं। थोड़ी ही देर में वेटर आइसक्रीम लेकर आ जाता है। आइसक्रीम खाते हुए बातें शुरू होती हैं। अच्छा दीदी ने बताया था कि आप गांव से जॉब की तलाश में ही यहाँ आए हुए हैं,
वैसे किस तरीके की जॉब चाहिए आपको? किसी भी तरीके की जॉब चल जाएगी मुझे, बस शर्त ये है कि आते जाते आप दिखाई देनी चाहिए। इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर तो किसी का भी दिन बन सकता है। आप बहुत फ्लर्ट करते हैं। फ्लर्ट नहीं करता हूँ, बस आपको देखकर दिल की बातें जुबान पर आ जाती हैं। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आती, आप इतने स्मार्ट है फिर अपनी दीदी की ननद से शादी क्यों की? वो तो कुछ खास नहीं दिखती। वो माँ बाप की पसंद थी, और वो पहले ऐसी नहीं थी। गांव में खेतों में काम करके उसकी स्किन टैन हो गई, वो ध्यान नहीं देती। वैसे एक बात कहूँ आपको, मुझे लगता है कि आपको मेरे जैसी कोई स्मार्ट लड़की मिलनी चाहिए थी। आप जैसी स्मार्ट लड़की नहीं, मुझे आप ही मिलनी चाहिए थी। पर अब क्या फायदा, अब तो बहुत देर हो चुकी है और मेरी शादी हो चुकी है। ये बात तो आपने सही कही, लेकिन कोई बात नहीं, नीति भी बहुत अच्छी है और आपसे बहुत प्यार भी करती है। हाँ वो तो है, लेकिन मेरी पसंद तो तुम जैसी ड्रेसिंग, स्मार्ट और सिटी की लड़की है। वैसे यदि तुम मेरे नसीब में नहीं हो तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुमसे बातें तो कर सकता हूँ ना। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। तभी नीलेश के फोन पर नीता का कॉल आ जाता है। सुनिए जी, आपको नौकरी मिल गई क्या? काफी देर हो गई आपके घर से गए हुए, आप वापस नहीं आए। हाँ नीता, दरअसल कई जगह पर इंटरव्यू देने में लगा हुआ हूँ। अभी नौकरी नहीं मिली है, 2-3 जगह अप्लाई किया है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मुझे बहुत जल्दी नौकरी मिल जाएगी। हाँ जी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। वैसे आप घर कब आएंगे? आज भाभी के साथ मिलकर मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है। हाँ वो तो ठीक है, मैं घर आकर खाना खा लूंगा, लेकिन तुम मुझे यूं बार बार कॉल मत करो, डिस्टर्ब हो रहा हूँ, बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। नीलेश फोन रखता और शिल्पा की तरफ देखते हुए, घर से फोन आ रहा है। नीता पूछ रही थी कि मैं कहाँ हूँ। यदि हम दोनों ज्यादा देर तक बाहर रहेंगे तो घर वालों को शक हो जाएगा और फिर वो हमारा मिलना जुलना बंद कर देंगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। चलो घर चलते हैं। हाँ ठीक है, वैसे हम दोनों को बस लेकर ही जाना है, तो चलो बस में साथ साथ चलते हैं। अगर घर वाले पूछेंगे तो कह देंगे कि इत्तेफाक से बस में मिल गए थे तो साथ आ गए। दोनों एक ही बस में बैठकर घर लौटते हैं और एक साथ घर के अंदर कदम रखते हैं। नीता उन्हें देखकर चौंकते हुए, अरे आप दोनों तो अलग अलग गए थे ना, फिर एक साथ कैसे आए? हाँ इत्तेफाक से हम एक ही बस में बैठे थे, इसलिए बात करते हुए साथ ही घर आ गए। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या आप लोग बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ। नीता के मन में शक पैदा होता है। वो किचन में जाकर खाना निकालते हुए मन ही मन, क्या सचमुच ये दोनों इत्तेफाक से एक साथ आए हैं या फिर जानबूझकर एक दूसरे के साथ बातें करते हुए आए हैं? नहीं नहीं, मैं गलत तो नहीं सोच रही, ऐसा कुछ नहीं है, ये इत्तेफाक ही होगा। ऐसा सोचते हुए नीता डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती है। सभी लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना खाते हुए अचानक शिल्पा को हिचकी आने लगती है। तब अपनी जगह से उठकर नीलेश जल्दी से शिल्पा को पानी देते हुए, शिल्पा ये लो, जल्दी से पानी पियो। शिल्पा नीलेश के हाथों से लेकर पानी पीती है। तब नीलेश शिल्पा से, शिल्पा तुम ठीक तो हो ना? वैसे खाना धीरे धीरे खाया करो। शिल्पा नीलेश की बात पर पानी पीते हुए हाँ में सर हिलाती है। उसके बाद नीलेश अपनी जगह पर बैठ जाता है। उसे इस तरह शिल्पा की हिचकी पर रिएक्ट करते हुए देख नीता मन ही मन, नीलेश को शिल्पा की कुछ ज्यादा ही चिंता हो रही है। मुझे तो इनका एक दूसरे में इंटरेस्ट देखकर कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि अब मुझे इस बारे में भाभी से बात करनी चाहिए। खाना खाने के बाद सभी लोग हॉल में आकर बैठते हैं और टीवी देखने लगते हैं। तभी नैना सभी से, आप लोग टीवी देखिए, तब तक मैं आप सभी के लिए गर्मा गर्म कॉफी बना कर लाती हूँ। वाह बेटा, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। जरा गर्मा गर्म कॉफी पिला दे, मजा ही आ जाएगा। नैना रसोई में कॉफी बनाने के लिए चली जाती है और सभी हॉल में बैठकर बातें करते हैं। तभी शिल्पा वहां से उठकर अपने कमरे में जाती है। फिर लूडो का बोर्ड लेकर हॉल में आते हुए सभी से, आप लोग देखिए, मैं लूडो का बोर्ड लेकर आई हूँ। आप लोग ये बोरिंग फिल्म देखना छोड़िए और चलिए ना, सब मिलकर लूडो खेलते हैं। वैसे भी मुझे बहुत बोरियत हो रही है। सब मिलकर लूडो खेलने बैठते हैं। नीलेश और शिल्पा खेल के दौरान एक दूसरे में बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हुए बातें करते हैं। देखिए ना नीलेश जी, मैंने आपको बीट कर दिया। हाँ हाँ, अब मेरी चांस है, देखते हैं कौन जीतता है। दोनों एक दूसरे में खोए हुए बातें कर रहे थे। नीता ये सब देखकर असहज महसूस करते हुए मन ही मन, ये दोनों एक दूसरे में इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? नीता उठकर किचन में जाती है, जहां नैना सभी के लिए कॉफी बना रही होती है। भाभी, आपको नहीं लगता कि मेरे पति और आपकी बहन कुछ ज्यादा एक दूसरे से बातें करते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है नीता, शहरों में ये सब कुछ आम बात है, तुम फालतू में टेंशन मत लो। हाँ भाभी, मुझे आपकी बातों पर भरोसा है। अगर आप कह रही है तो ऐसा ही होगा। दिन बीतने लगते हैं। नीलेश नौकरी ढूंढने के बहाने बाहर निकलता है और शिल्पा भी बाहर चली जाती है।
दोनों छुप छुप कर मिलते हैं और साथ में घूमते हैं। एक दिन शाम को दोनों एक पार्क में बैठे बात कर रहे होते हैं, तभी शिल्पा के फोन पर नैना का कॉल आ जाता है। शिल्पा, तू अभी तक वापस नहीं आई? हाँ दीदी, बस मैं आ ही रही हूँ। शिल्पा फोन रखकर नीलेश से कहती है, अरे आपके साथ तो मुझे वक्त का पता ही नहीं चला, सुबह से शाम हो गई। हाँ मुझे भी आपके साथ समय का पता ही नहीं चलता। मैं तो चाहता हूँ कि जिंदगी भर आपके साथ ऐसे ही समय गुजरता रहे। यार मुझे भी ये लगता है, अगर आप शादीशुदा ना होते तो मैं आपसे शादी कर लेती। यही तो मेरी बदकिस्मती है, आप मुझे पहले नहीं मिली। चलो बातें बहुत हो गई, अब घर चलते हैं। दोनों बाइक से घर की तरफ लौटते हैं। नीता बालकनी में खड़ी होकर नीचे गली में देख रही थी। वह दोनों को साथ आते देख लेती है। इधर नीलेश घर के बाहर आकर बाइक रोकते हुए, मैं पहले जाता हूँ, आप थोड़ी देर बाद आना। शिल्पा बाइक से उतर जाती है और नीलेश घर के अंदर आता है। नीता तुरंत नीचे उतर कर आती और नीलेश से, आप आ गए? क्या हुआ, नौकरी मिली? नई नौकरी नहीं मिल रही। मैं छोटी मोटी नौकरी नहीं करूंगा, इसलिए अच्छी जॉब ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, आज मैं भैया से बात करती हूँ कि वो जॉब ढूंढने में आपकी मदद करे। तभी शिल्पा भी अंदर आती है, सोफे पर बैठी नीता उसकी तरफ देखते हुए। अरे शिल्पा, इतनी देर कैसे हो गई तुझे? हाँ दीदी, वो मेरी फ्रेंड ने रोक लिया था, इसलिए देर हो गई। इतने में रमेश घर लौटता है। नीता अपने भाई से, भैया इनकी नौकरी का क्या हुआ? हाँ नीता, मैंने एक जगह बात की है। केमिकल फैक्ट्री में रिसेप्शनिस्ट की जॉब खाली है। शुरुआत में 25,000 पेमेंट देंगे वो। कल से ही जॉब पर जाना है। भैया ये तो बहुत अच्छी खबर है, फिर हम जल्दी ही अलग शिफ्ट हो जाएंगे। नहीं नहीं, वो केमिकल फैक्ट्री है, मुझे केमिकल से रिएक्शन हो जाता है। मैं वहां काम नहीं करूंगा, मैं और काम ढूंढूंगा। नीता नीलेश का ये रवैया देखकर हैरान रह जाती है और मन ही मन, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जानबूझकर नौकरी को टाल रहे हैं? नीलेश अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही रात हो जाती है। रात को नीता बेडरूम में बैठी नैना के पास आकर बात करते हुए, भाभी, आज मैंने देखा था कि ये दोनों साथ आ रहे थे। मुझे लग रहा है कि इन दोनों की नजदीकियां बढ़ रही है। अरे नहीं नीता, ऐसी कोई बात नहीं है। एक घर में रहने की वजह से बस वो बातें कर लिया करते हैं। पर अगर तुम्हें शक है तो मैं अपनी बहन से बात करूंगी। अगले दिन शाम को शिल्पा छत पर खड़ी होकर मोबाइल से मैसेज टाइप कर रही थी। आप कहाँ हैं? मैं अपनी बीबी के सामने बैठा हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आपसे बात करने का मन कर रहा है। मेरा भी मन कर रहा है, पर बीबी के सामने कैसे बात करूं? तभी नैना छत पर पहुंचती है। शिल्पा झटके से मोबाइल पीछे कर लेती है। क्या हुआ शिल्पा, क्या कर रही है यहाँ अकेली? बस ऐसे अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। देख, तू मेरी ननंद के पति से ज्यादा बात मत किया कर। नीता को ये पसंद नहीं है। वैसे भी तुझे पता है कि मेरी ननंद गांव से है। वो लोग शहर वालों की तरह फ्रेंड नहीं होते। दीदी वो इतनी देहातन है, वो ऐसे कैसे सोच सकती है? एक घर में रहते हैं तो बात तो होगी ना। क्या आप मुझ पर शक कर रही हैं? नहीं, मुझे तुझ पर शक नहीं है। मैं जानती हूँ तू ऐसा नहीं कर सकती, पर उससे दिक्कत है तो ध्यान रखना। ठीक है दीदी, ध्यान रखूंगी। अगले दिन पार्क में नीलेश और शिल्पा फिर मिलते हैं। शिल्पा चिंतित होते हुए नीलेश से, दीदी को भी शक हो गया है। तुम्हारी बीवी दीदी से हमारी शिकायत कर रही थी। कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह मिलने में हमें कोई दिक्कत हो जाए। कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी को पता नहीं चलेगा, हम चुप चुप कर मिलते रहेंगे। आपकी बातें सुनकर मुझे ठीक लग रहा है। वैसे आपकी जॉब का क्या हुआ? मेरा जॉब में दिल नहीं लगता, सिर्फ तुम में दिल लगता है। मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं नौकरी कर पाऊंगा। आपकी इन्हीं बातों ने तो मुझे जीत लिया है, पर हमारे इस रिश्ते का क्या अंजाम होगा? यह तो मुझे भी नहीं पता शिल्पा। समय बीतता रहता है और उनका छुप छुप कर मिलना जारी रहता है। नीता को अपने पति पर शक होता रहता है। एक दिन नीता ठान लेती है कि उसे अपने पति पर नजर रखनी होगी। अगली सुबह नीलेश तैयार होकर घर से निकलता है। तब नीता नीलेश से, सुनिए, आप जॉब ढूंढने जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तुम कहाँ जाओगी मेरे साथ? तुम घर पर ही रहो। इसमें क्या बुरा है बेटा, ले जा इसको भी साथ में, मदद हो जाएगी। हाँ हाँ नंदोई जी, ले जाइए। ठीक है चलो। पूरा दिन नीता नीलेश के साथ रहती है। घर लौटने के बाद वह नीलेश को अकेला नहीं छोड़ती। नीलेश छत पर जाता है तो नीता भी पीछे चली जाती है। सीढ़ियां चढ़ते हुए नीलेश नीता से, कहाँ जा रही हो? छत पर आपके साथ। शिल्पा भी अपने कमरे के बाहर आकर नीता को इस तरह नीलेश के पीछे पीछे जाते हुए देख लेती है। नीलेश को मैसेज करती है, आपकी बीवी तो आपको एक मिनट भी नहीं छोड़ रही है, फिर भला मैं आपसे बात कैसे करूंगी?
शिल्पा मैसेज पे बातें करते हुए अपने कमरे में चली जाती है और नीलेश सोफे पर आकर बैठ जाता है और मैसेज का जवाब देते हुए, हाँ लगता उसे शक हो गया है। लेकिन मिलना तो पड़ेगा ना। आज रात जब वो सो जाएगी तो मैं छत पर आऊंगा। रात को बेडरूम में नीलेश नीता से कहता है, तुम मोबाइल चला रही हो, सो जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही। सब ठीक हो जाएगा, सो जाओ। नीता आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लगती है। नहीं, आज मैं सोऊंगी नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। रात के 2:30 बजे हैं। नीलेश चुपके से शिल्पा को मैसेज करता है, तुम जाग रही हो ना, छत पर आ जाओ। नीलेश छत पर जाता है। नीता दबे पांव उठकर उसके पीछे जाती है और देखती है कि नीलेश छत पर पहुंच गया है। नीता तुरंत जाकर नैना और रमेश के कमरे का दरवाजा खटखटाती है, पूरे परिवार को जगा देती है। भाभी, भैया, चलिए मेरे साथ छत पर, आज मैं आपको सच दिखाती हूँ। सब लोग दबे पांव छत पर पहुंचते हैं। छत पर नीलेश और शिल्पा एक दूसरे के गले मिल रहे थे। शिल्पा, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हम एक दूसरे के बिना अब नहीं रह सकते। यह देखते ही नीता चिल्ला पड़ती है, नीलेश, शिल्पा। पूरा परिवार हक्का बक्का रह जाता है। सब लोग नीचे हॉल में आते हैं। नैना गुस्से में लाल होकर शिल्पा के सामने खड़ी होती है। शिल्पा, तुझे शर्म नहीं आती? तूने ऐसा काम किया? दीदी, मैंने प्यार किया है, इसमें शर्म कैसी? तूने मेरी ही ननद के पति से प्यार किया है, ये कौन सा तरीका है? हाँ, मैंने प्यार किया है, हम तलाक लेकर शादी कर लेंगे। होश में तो है तू? नैना का हाथ उठता है और वो खींचकर शिल्पा के गाल पर एक थप्पड़ मार देती है। दीदी, आपने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ, तू इसी लायक है। माँ के जाने के बाद मैंने तुझे इतने प्यार से पाला, तुझ पर इतना भरोसा किया, और तूने मेरे भरोसे का ये अंजाम दिया। नफरत हो गई है मुझे तुझसे। अगर तेरे जीजा जी को कोई और मुझसे चुरा कर ले जाए तो तुझे कैसा लगेगा? दीदी, तू सच कह रही है, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दे। नैना फिर घूमकर नीलेश की तरफ देखती है। गलती सिर्फ शिल्पा की नहीं है, सबसे बड़े गुनहगार आप है नीलेश जी। मैंने आपको परमेश्वर समझा था और आपने मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी की। मेरे प्यार में क्या कमी थी? अपनी सूरत देखो नैना, आपकी स्किन इतनी टैन हो गई है, आप कैसे रहती हो? मुझे अपने लिए एक स्मार्ट लड़की चाहिए थी। उसने आपके परिवार के लिए खेतों में काम किया, इसलिए उसकी स्किन टैन हुई, और आप धोखा देने पर उतर आए। अब बात करने का कोई फायदा नहीं, हम सीधे कोर्ट जाकर तलाक लेंगे। नहीं नहीं भैया, ऐसा मत कीजिए, ये मेरी भूल थी। मेरा सच्चा प्यार सिर्फ मेरी बीवी नीता है। मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूँ। ठीक है, आपकी एक ही सजा है। जिस तरह जिंदगी में एक बार आपने अफेयर किया है, उसी तरह जिंदगी में मैं भी एक बार अफेयर करूंगी। और आपको जब भी पता चले कि मेरा अफेयर है, तो आपको मुझे वैसे ही माफ करना पड़ेगा जैसे मैं आपको आज कर रही हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? क्या गलत कह रही हूँ? आप इंसान है तो क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मुझे भी आपसे ज्यादा कोई स्मार्ट लड़का मिल सकता है। हाँ, नीता सही कह रही है, आपको इस शर्त के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। रात बीत जाती है। छत पर नीता खड़ी थी कि नैना उसके पास आती है। क्या तुम सचमुच कभी अफेयर करोगी नीता? मैं कभी अफेयर नहीं करूंगी भाभी, लेकिन मेरे पति के दिल में जिंदगी भर ये डर होना चाहिए कि मैं अफेयर कर सकती हूँ, और उन्हें मुझे माफ करना पड़ेगा। जिस डर में मैं जी रही थी, अब उसी डर में उन्हें जीना होगा। बात करने के बाद वे लोग नीचे आ जाते हैं। अगले दिन शिल्पा के पिता का फोन आता है। बेटा, कॉलेज चालू हो गए हैं, तो कब आ रही है? हाँ पिताजी, मैं आज ही आ रही हूँ। शिल्पा अचानक सामान पैक करके सभी लोगों से विदा लेकर वहां से चली जाती है। दोपहर में नीलेश के नाम एक लेटर आता है। नीलेश, तुम्हारा इंटरव्यू का लेटर आ गया है, तुम्हारी जॉब लग गई है। जी भैया, मेरी नौकरी लग गई, आज ही हम सब अलग शिफ्ट हो जाएंगे। और हाँ, सबसे पहले मैं अपनी बीवी को ब्यूटी पार्लर ले जाऊंगा। वैसे मेरे लिए मेरी बीवी हर रूप में सबसे खूबसूरत है। नीता नीलेश की तरफ देखती है और दोनों अपना सामान लेकर नए घर की ओर निकल जाते हैं।